Hello my dear friends, welcome, good morning in this class. मैं भी कह रहा है आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम आपके पास आपकी परीक्षा से संदर्भित दो विशेष चैप्टरों की तरफ आपको ले चल रहे हैं। इसका संक्षिप्त सार मैं आपके पास भेज रहा हूं। इसके द्वारा आप अपनी परीक्षा की पूर्ण तैयारी कर सकोगे। आज हम आपको विभिन्न अलंकारों के कुछ उदाहरण और उनकी पहचानने की कला आपके पास भेज रहे हैं। उम्मीद है कि आप इससे बहुत कुछ सीख करके अपने को आगे बढ़ाओगे। साथ ही आप समाज के बारे में भी कुछ जानकारी हासिल कर सकोगे। तो आइए हम परिभाषा की तरफ आपका ध्यान इस तरफ नहीं ले जा रहे हैं कि अभी वो हाई स्कूल परीक्षा की दृष्टि से विशेष उपयोगी नहीं है। इसलिए जब कभी क्लास में इसकी विशेष परिचर्चा होगी तो हम विस्तृत प्रकाश डालेंगे और आप उन तथ्यों से भी अवगत हो जाएंगे। इस अल्प समय में जो कुछ हमें सीखना है, पढ़ना है और जिसके द्वारा अच्छे अंक अर्जित करने हैं, उस दृष्टि से मैं आपको तैयारी के संदर्भ में ये वीडियो आपको सेंड कर रहा हूं। आइए हम अलंकार से परिचित हो। आपके पास इस परीक्षा में अलंकार की दृष्टि से 6 अलंकार पूछे जा सकते हैं। आपके पेपर में 2 प्रकार के प्रश्न होंगे, जिसमें आपको कुछ कविताएं दी होंगी और उन कविताओं के अलंकार की पहचान आपको करनी है। और उसका जो दूसरा खंड होगा उसमें किसी भी अलंकार का एक एग्जाम्पल आपको लिख देना है। आइए उसी तथ्यों को जाने। आप सब सुपरिचित हो कि अलंकार के 2 भेद होते हैं, एक शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार में आप शब्दों के द्वारा, शब्दों में आए हुए चमत्कार के द्वारा आप उस अलंकार की पहचान करते हो। और अर्थालंकार में अर्थ के द्वारा कविता में चमत्कार आता है। शब्दालंकार के आपके पास 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेषलंकार। इन तीनों से आप जरा परिचित होइए। अनुप्रास तब होता है जब किसी कविता में कोई अक्षर बार बार आता है। वो अक्षर कविता की प्रारंभ में भी देखने को मिल सकता है, कविता के प्रारंभ में भी देखने को मिल सकता है और किसी कविता के अंत में भी आ सकता है। जैसे जो कविता मैंने आपको इस बोर्ड पर दी है, चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहां आप देख रहे हैं कि 4 बार बार आया हुआ है। आप 4 को अंडरलाइन कर दो कि परीक्षक समझ जाएगा। जैसे एक कविता है कि सजत सजावत सरस्वती हरसत दरसत प्यारी, सजत सजावत सरस्वती हरसत दरसत प्यारी।
इस कविता में देखोगे कि या तो सवर्ण प्रारंभ में हम देख रहे हैं तब हम उसको अनुप्रास कर सकते हैं, या हर शब्द का अंतिम अक्षर जो आ रहा है वो ती आ रहा है, तो आ रहा है। सजत तो, सजावत तो, सरसत तो, हर्षत तो, दर्शत तो। अर्थात ये कविता एक ऐसी कविता है जिसके प्रारंभ से भी हम अनुप्रास जान सकते हैं और इसके अंत से भी जान सकते हैं कि अनुप्रास है। तो जब किसी कविता में कोई अक्षर बार बार आए तो समझ लेना कि ये अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल है, चाहे वो अक्षर शब्द के प्रारंभ में या वो अक्षर शब्द के अंत में। लेकिन ध्यान रखना वो क्रम से आना चाहिए। ये एक चार आया तो इसके बाद चलकर कहीं दूर में चला गया, बीच में कोई और आ जाए तो आप बातों की अनुप्रास है। वो क्रम से हो, सीरियल में हो। यदि 4 के 10 बाद का जो शब्द आया है उसमें होना चाहिए। जैसे नील परिधान बीच सुकुमार, कहां आ रहा है? तो अक्षर बार बार होना चाहिए, चाहे शब्द के अंत में हो चाहे पहले हो। अब आइए नंबर 2, यमक अलंकार। अनुप्रास में शब्द बार बार आते हैं, वर्ण बार बार आते हैं, और यमक में शब्द बार बार आता है, यही अंतर है। अनुप्रास अलंकार में कोई अक्षर बार बार आता है, वो भी क्रम से आता है, लेकिन यमक में शब्द बार बार आता है, उसके क्रम का कोई भी क्लियरेंसी नहीं है कि वो क्रम से आएगा, क्रम से कभी नहीं आएगा। एक आध अपवाद यदि आप कह सकते हो तो वो सीरियल में तुरंत आ जाएगा, शब्द की आवृत्ति हो जाएगी। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी, एकदम स्टार्ट में ही दोनों कनक आ गया, लेकिन दोनों का अर्थ डिफरेंट है। ऐसी कविताएं आपको कम मिलेंगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि काली घटा का घमंड घटा, ये कविता आपके पेपर में आ जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि बता दीजिए कौन सा अलंकार है, आपने देखा कि घटा यहाँ भी है, घटा यहाँ भी है, आप तुरंत लिख दोगे कि ये यमक अलंकार है, क्योंकि शब्द बार बार आया। इस घटा का अर्थ बादल है, इस घटा का अर्थ घटना है। तो आप केवल जो उसकी पहचान है उसको अपने दिमाग में रखना, आप किसी भी अलंकार को बहुत अच्छी तरीके से जान लोगे। अब तीसरा जो अलंकार है वो आपके पास वो है श्लेष अलंकार। इस श्लेष अलंकार में क्या होता है? यमक में तो शब्द बार बार आते हैं, लेकिन श्लेष में शब्द बार बार नहीं आता है। श्लेष में शब्द एक ही बार आता है और एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अब इसकी कविता है, इसमें शब्द तो बार बार आया, फिर भी वो यमक है, श्लेष है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष सुन। पानी तो 3 बार आया। सामान्य रूप में आप इसको कहोगे कि ये तो यमक अलंकार का एग्जाम्पल है, क्योंकि पानी 3 बार आया। लेकिन इसकी जो सेकंड लाइन है कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यहां देखे होंगे कि पानी जाने पर नहीं उबरता है मोती या मानुष या चून। अर्थात इस पानी शब्द का संबंध इन तीनों के साथ जुड़ा हुआ है। पानी चला जाता है तो मोती नहीं उबरता है, पानी गया तो मानुष नहीं उबरता है, पानी गया तो चून नहीं उबरता है। इसका माने पानी शब्द इन तीनों के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन तीनों के साथ जुड़ा हुआ है तो भिन्न भिन्न अर्थों में जुड़ा है। मोती के साथ जुड़ा है तो उसका अर्थ चमक है, मोती की चमक चली गई तो पानी तो मोती बेकार है। मानुष के साथ इज्जत है, मनुष्य की इज्जत चली गई तो मनुष्य बेकार है। और चून के साथ सफेदी है उस पानी का, अर्थात चून की यदि सफेदी चली गई तो चूना भी बेकार है। तो इस प्रकार की जब कोई कविताएं आपको मिले तो आप उसको ये समझिएगा कि ये जो कविता है ये कविता श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल है। जैसे एक और कविता मैं आपको सुना दे रहा हूं, बता दे रहा हूं कि सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अर्थात सुवर्ण को खोजत फिरत, सुवर्ण को खोजते फिरता है कौन? कवि भी खोजता है सुवर्ण को।
व्यभिचारी भी सुगरण को खोजता है और चोर भी सुगरण को खोजता है, तीनों खोजते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि तीनों तो एक ही सुगरण को नहीं खोजते होंगे, तीनों अलग अलग ही खोजते होंगे। तो यदि कवि खोजता है तो सुवर्ण का अर्थ होता है, सु माने सुंदर, वर्ण माने वर्ण। वो अपनी कविता के लिए सुंदर सुंदर वर्णों को खोजता है, जिन वर्णों से मिलकर के एक संयुक्त शब्द बने और उसका एक सुंदर सा अर्थ निकल जाए, तो सुंदर वर्णों को खोजता है। व्यभिचारी मतलब गलत इंसान, दुष्ट इंसान, वो खोजता है सुवर्ण, सु माने सुंदर, वर्ण माने शरीर, वो सुंदर शरीर खोजता है, वो किसी सुंदर शरीर की नायिका को खोजता है, व्यभिचारी। और चोर सुवर्ण आपके स्वर्ण शब्द का तद्भव शब्द है, सुवर्ण स्वर्ण का तद्भव शब्द है और स्वर्ण का अर्थ होता है सोना, गोल्ड, GOLD। तो सोने को खोजता है, अनमोल चीज को खोजता है चोर। तो यहां भी इन तीनों का अर्थ सुवर्ण के साथ बदल गया, ये भी श्लेष अलंकार है। अब जो चौथी कविता आपके पास मिलेगी, वो चौथी कविता आपके पेपर में हो सकती है, वो होगी उपमा की। और इस उपमा में क्या होता है, उपमा में आपके पास सो, सा, सी, सम, इव, सरिस जैसे शब्द आते हैं। ये यदि शब्द आपको किसी कविता में देखने को मिल जाए तो आप जान लेना कि ये जो कविता है, ये कविता हमारा उपमा का एग्जाम्पल है। जैसे पीपर, पाक, सरिस, मन डोला। ये कविता आ गई और आपने देखा कि अरे यहां पर तो सरिस शब्द आया हुआ है, आप तुरंत बोल दोगे कि ये उपमा अलंकार का एग्जाम्पल है। तो ऐसी कविता जब आपको मिलेगी तो आप जानेंगे कि उपमा अलंकार का एग्जाम्पल है, समानता इसमें दिखलाई जाती है। और इसमें हम डिफिनेशन में नहीं जा रहे हैं, आपको केवल पहचान करने की विधि आपको बतला रहे हैं, जिससे आपको परीक्षा में आसानी हो सके। ये अर्थालंकार का भेद है। अर्थालंकार का ये पहला भेद है जिसमें आपको यमक पढ़ने को मिलेगा, और अर्थालंकार के इस पहले भेद के बाद जो दूसरा आपको मिलेगा उसका नाम होगा रूपक। रूपक में क्या होता है, इसमें उपमेय, उपमान साथ साथ अभी आप उपमेय उपमान से विशेष परिचित नहीं हो तो इसलिए एक बात याद रखना कि जब कोई कविता ऐसी कविता आए जिसमें योजक चिन्ह हो अर्थात डैश वाला चिन्ह लगा हो, वैसा कोई एग्जाम्पल आपको मिलेगा तो आप तुरंत जान लीजिएगा कि ये रूपक अलंकार का एग्जाम्पल है। जैसे आपके पेपर में आ जाए तेज तारे ये कभी न हारे, ये कविता आ गई और आप देखोगे कि दीर्घता में ये सामासिक चिन्ह लगा हुआ है, आप तुरंत समझ लीजिएगा। अभी आप उपमेय उपमान से परिचित नहीं हो, जब हम आपको अलंकार चैप्टर पढ़ाएंगे तब हम आपको उसको बताएंगे कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। तो आप ये जान लीजिए कि दीर्घ तारे जैसा कोई शब्द आ जाए जिसमें सामासिक चिन्ह लगा हो तो आप तुरंत जान लेंगे कि ये रूपक अलंकार का एग्जाम्पल है। और किसी भी अलंकार में आपको ये योजक चिन्ह नहीं दिखलाई पड़ेगा। तो इसलिए योजक चिन्ह की जब कोई कविता आपके पेपर में आएगी तो आप ये जान लीजिएगा कि वो रूपक अलंकार का एग्जाम्पल है। अपवाद स्वरूप कोई कविता ऐसी हो सकती है जिसमें योजक चिन्ह आया हो और वो रूपक अलंकार न हो, वो अपवाद स्वरूप कविता हो सकती है। अन्यथा
कोई भी कविता अधिकांशतः वो योजक चिन्ह वाली वो हमेशा रूपक अलंकार में ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये ख्याल करना, ये 100% नहीं होता, अपवाद स्वरूप रूपक अलंकार नहीं होता है। लेकिन आप परीक्षा की दृष्टि से अपने दिमाग में यही बात रखिएगा कि यदि योजक चिन्ह लगा हुआ है तो वो रूपक अलंकार का ही एग्जाम्पल है। अब आ जाइए, आपके पास अगला जो है वो होगा सबसे लास्ट आज का जो अलंकार का है उसका नाम होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। और इस अलंकार में आपके पास मानो, मनऊ, जानू, जानो और जो मन, मानो, मनव, जन, जानो, जो शब्द यदि किसी कविता में देखने को मिले, इनमें से कोई एक, तो आप जान लीजिएगा कि वो उत्प्रेक्षा अलंकार का एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए कि मानव, मनव, नीलमणि, सैल पर आतप पर्यो प्रभाव। ये कविता आपके पेपर में आ गई कि मनऊ नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। आपने देखा कि इस कविता में मनऊ शब्द आ गया है, आप तुरंत लिख दीजिएगा कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार का एग्जाम्पल है। तो एक तरीके से मैंने 6 अलंकार आपको दे दिया। आप, मुझे उम्मीद है कि आप इन 6 अलंकारों से बखूबी परिचित हो गए होंगे। अब आपके पास इन अलंकारों के बाद समास की बारी। समास आपके पास 6 होते हैं। उसमें पहला है द्वंद्व। द्वंद्व जो होते हैं इसमें नाम या विलोम शब्द देखने को मिलते हैं। जैसे आपके पास हो गया गंगा, यमुना, और एक हो गया रात दिन। आपने देखा कि गंगा यमुना दोनों नाम हैं, तब ये द्वंद्व हो गया, और रात दिन आ गया तब ये द्वंद्व हो गया, क्योंकि रात का विलोम होता है दिन। ऐसा कोई एग्जाम्पल मिलेगा तो जान लीजिएगा कि वो द्वंद्व का परिभाषा है। ये द्वंद्व का एग्जाम्पल है। दूसरा है द्विगु। पहला पद, पहला पद संख्यावाची होगा। जैसे में मान लो पंचपद, नवरत्न। आपने देखा कि पंच है या नौ है, ये दोनों अंक को दर्शा रहे हैं। तीसरा आपके पास मिलेगा कर्मधारय। इसमें आपको रंगों के नाम मिलेंगे। विशेषता होगी या समानता होगी। जैसे हो जाएगा नीलांबुज, या घनश्याम,
इसका जब आप विग्रह करोगे तो नीला है जो अम्बुज और घनश्याम का यदि समानता या समानता दिखलाई जा रही है तो आपके समान से करना, घन के समान श्याम। चौथा होगा आपके पास तत्पुरुष। इसमें कारक चिन्ह नहीं होंगे, कारक चिन्ह का लोप रहेगा। जैसे आपको आ जाए देश रत्न, तो इसका अर्थ होगा देश का रत्न। तो जब उसका विच्छेद करो तो का के की आ रहा हो तो आप जान लेना कि ये तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है। अब आ जाएंगे नंबर 5। नंबर 5 आपके पास होगा अव्ययी भाव। यदि आपकी कविता में इति, यदि आपके एग्जाम्पल में इति, प्रति, अनु, यथा, आ, नी, प्र, अव्यय या शब्द पुनरावृत्ति हो, जैसे आपके पेपर में आ गया अनुभव, या आपके पेपर में आ गया दिन दिन, तो आप जानिएगा कि ये तत्पुरुष समास अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। और सबसे लास्ट में होता है आपके पास बहुव्रीहि। बहुव्रीहि इसमें उपनाम होता है, किसी के 2 नाम होते हैं, किसी के 2 नाम होते हैं, उसको कहते हैं बहुव्रीहि। जैसे नीलकंठ, नीलाकंठ किसी का भी हो सकता है लेकिन सबको नीलकंठ नहीं कहा जाता, नीलकंठ भगवान शंकर का नाम है। और दूसरा है गजानन, हाथी के समान जिसका मुख होता है, तो हाथी के समान मुख लगा लो तो आप गजानन नहीं कहलाओगे, ये गणेश जी का नाम है। इस प्रकार से ये ऐसा कोई शब्द मिलेगा तो उसको आप बहुव्रीहि बोलिएगा। और एक बात और ख्याल कीजिएगा, आपके यदि रिक्त स्थान की पूर्ति में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के मूल रूप से कितने भेद होते हैं यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप दिमाग में रखिएगा कि समास के कुल 6 भेद होते हैं, लेकिन